नमस्ते साथियों, व्याकरण के वर्ण विचार बिंदु में आपका स्वागत। ये वह बिंदु है जो व्याकरण में सबसे जटिल समझा जाता है और साथ ही इसके बारे में विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा अनभिज्ञ रह सकते हैं, ऐसा विश्वास है। क्योंकि इसको पढ़ते समय विद्यार्थी अपने आप में पूरी रुचि पैदा नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूँ कि पहले आप अपने आप को स्थिर मन से बैठ करके इसमें पूरी तरह से तल्लीन कीजिए, फिर ये बिंदु आपके सरलता पूर्वक समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो लीजिए शुरू करते हैं वर्ण विचार। देखिए, वर्ण है वह ध्वनि का लिखित रूप होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसको, ये बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। अब हम कहें कि पूरी भाषा की नींव क्या है? पूरी भाषा की नींव ध्वनि है। भाषा तभी भाषा बनेगी जब ध्वनि होगी, क्योंकि जब हम कोई उच्चारण करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वह ध्वनि का रूप लेता है। तो उस ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, एक आकार दे देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो वही ध्वनि वर्ण बन जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, तो ध्वनि। 4 विकल्प होते हैं, उनमें यदि ध्वनि है तो आप ध्वनि ठीक करेंगे। और दूसरी बात हम कहें कि ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है। लिपिबद्ध मतलब लिखित रूप। लिपिबद्ध का अर्थ होता है लिखित रूप, आकार। ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाए तो वह वर्ण कहलाती। वर्ण कहलाती। ध्यान देना साथियों, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वैसे हम शुरू से ही व्याकरण में पढ़ रहे हैं, छोटी कक्षाओं से ही, कि मुंह से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसे लिखित रूप दिया जा सके, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, वह वर्ण कहलाती है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये जो वर्ण शब्द है वह अनेकार्थी शब्द है। गौर करना, वर्ण शब्द अनेकार्थी शब्द है। वर्ण का अर्थ ये अक्षर भी होता है, ध्वनि का ये लिखित रूप भी होता है जो हम पढ़ रहे हैं, और वर्ण यानी रंग भी होता है, और वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे समाज के जो 4 रूप प्राचीन काल से बटे हुए हैं, वे भी 4 वर्ण कहलाते हैं। तो ये वर्ण अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को जब लिपिबद्ध किया जाए, लिखित रूप दे दिया जाए, एक निश्चित आकार में बांध दिया जाए, तो वह क्या हो जाती है? वह वर्ण हो जाती है। अब शब्द आता है अपना लिपि। एक शब्द आता है लिपि। ये लिपि क्या है? लिपि हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये भी एक सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आ जाता है, सरल हो चुका है कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और वर्ण लिपिबद्ध होना ही ध्वनि का रूप वर्ण कहलाता है। अब इस वर्ण में हम देखते हैं कि यह वर्ण कैसे बनता है क्या? इनके अनेक उच्चारण स्थान हैं, इनके अनेक नाम हैं, इनके अनेक रूप हैं, और अलग अलग वर्णों को मिला देने से एक ध्वनि का गुंफन हो जाता है, एक संगठित रूप हो जाता है, जो शब्द कहलाता है। वर्ण में चर्चा करेंगे हम कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, इसमें वर्ण कितने हैं और व्याकरण है
वह कितने वर्णों को मान्यता देती है? सामान्यतया हम व्याकरण में देखते हैं कि 11 स्वर, ए आ ई उ ऊ, फिर री और ए आई ओ औ, ये हो गई 11 स्वर। इन 11 स्वरों को मान्यता दी गई है और उसके बाद में 33 व्यंजन, 11 जोड़ 33 बराबर 44। सामान्यतया हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में 44 वर्ण माने जाते हैं। लेकिन एक बात गौर करने की है कि जब हम लिपि की बात करते हैं तो इस लिपि में, इस देवनागरी लिपि में 52 वर्णों को मान्यता दी गई है। कितने वर्णों को? 52 वर्णों को। देवनागरी लिपि में प्रश्न आ सकता है कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण मान्य हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 44। तो लिपि क्या है इसको हम देख लेते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप, सरल भाषा में ध्वनि का लिखित रूप या आकार लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। देखा हमने कि ध्वनि है उसको लिख दिया जाता है, एक निश्चित आकार प्रदान कर दिया जाता है। बात एक ही है, परिभाषाएं अलग अलग रूप में हो सकती है, शब्दों का चयन अलग अलग रूप में, अलग अलग व्याकरणों में हो सकता है। हमें केवल बात समझनी है, हमें तह तक जाना है, हमें लक्ष्य को पकड़ना है। कि अब इसको यो भी कह सकते हैं कि ध्वनियों को जो आकार प्रदान किया जाए वह लिपि कहलाता है, या ध्वनियों को जिस निश्चित आकृति में बांध करके लिखा जाता है, रूप दिया जाता है, उसे ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आसान है। भाषा की लिपि देवनागरी है। लेकिन जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए नई बात हो सकती है। तो कुछ भी हो, नींव पर ही इमारत खड़ी होती है। ये नींव है, हमें इसको कभी भी नकारना नहीं है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी है, इसको लेकर ही चलना है और इसके आधार पर ही हम आगे पूरी व्याकरण का अध्ययन कर पाएंगे। हम वर्णों के बारे में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे और इसके आधार पर ही हम आगे चल करके शब्दों के बारे में जान पाएंगे। यदि ये नहीं है तो हमारा व्याकरण का जो पूरा भवन है वो कमजोर हो सकता है। तो देखेंगे कि हमने ध्वनि को जाना, हमने वर्ण को जाना और हमने लिपि को जाना और सीधा सा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो साथियों, ये है वर्ण का एक प्रारंभिक परिचय, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारी देवनागरी लिपि है इसमें 52 वर्ण कौन कौन से हैं। देवनागरी लिपि में मैंने अभी बताया, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण में 52 वर्ण मान्य है। व्याकरण कहती है कि ये जो 52 वर्ण है ये हमारे देश की 52 शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं और इसका नाम देवनागरी, इस लिपि का नाम देवनागरी इसलिए पड़ा है कि देवताओं की आकृति के रूप में आदि मानव शुरू में इनको अंकित करता रहा और अलग अलग आकृति जो बनाता रहा, उन आकृतियों को ही क्या फिर ग्रहण कर लिया गया, उनको वर्णों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसलिए यह देवनागरी लिपि कहलाती है और व्याकरण में अनेक मत देवनागरी के पीछे हैं।
तो ये है देवनागरी लिपि और इसके 52 वर्ण जो मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं। इसमें देखेंगे हम 11 स्वर है। ए आ ई उ ऊ री ये छोटी है, ए आई ओ औ। इस प्रकार ये 11 हो गए हमारे पास स्वर। ये स्वर है और इनकी संख्या 11 है। प्रश्न भी आता है कि देवनागरी लिपि में कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं। कभी कभी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है क्योंकि री है, ये विवादित स्वर है। और फिर है अंग और ए। ये जो अंग है, अक्षर के ऊपर बिंदु लगती है, इसको हम बिंदु नहीं कहेंगे, इसका शुद्ध नाम है साथियों अनुस्वार। ये है अनुस्वार। और ये है 2 बिंदु, ये विसर्ग कहलाते हैं। ज्यादातर विसर्ग को सब जानते हैं, लेकिन अनुस्वार का नाम है कम विद्यार्थी याद रखते हैं, हमें याद रखना है। ये हो गए। और इनको व्याकरण में अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह है और इसके ऊपर अनेक कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न आ चुके हैं कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग और ए है। अनुस्वार और विसर्ग की ध्वनि है वो अयोगवाह है। इसके बाद में कै से मैं तक, कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण है वो स्पर्श वर्ण है। इनके और भी भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, ए घोष, से घोष। और उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये स्पर्श वर्ण, इनकी संख्या है 25 और अयोगवाह है 2। अनुस्वार और विसर्ग स्वर है 11। हमें देवनागरी लिपि के 52 वर्ण चाहिए, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अब आता है ये रे ले वे, ये है 4 और इनको अंतस्थ वर्ण, इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, पता है आपको। और श है, ये 3 है, तालव्य, मूर्धन्य और दंते से साथ में है। ये 4 ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, ये ऊष्म वर्ण है। और इसके बाद में 4 है संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में हम 3 पढ़ते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, लेकिन देवनागरी लिपि में 4 पढ़ेंगे, क्ष, त्र, ज्ञ और साथ में श्रय, ये संयुक्ताक्षर, ये संयुक्ताक्षर है। और इसके बाद में आते हैं 2 और ड़ और ढ, जिसमें नीचे बिंदु लगी हुई है, ड़ और ढ, इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुके हैं उत्क्षिप्त वर्ण। और बता दूं कि इन दोनों के नाम है उत्क्षिप्त वर्ण और साथ में द्विगुण वर्ण, द्विस्पृष्ट वर्ण और ताड़नजात वर्ण, ये भी इनको कहते हैं। इस प्रकार से ये 2 हैं। और अब हम इनकी गणना करते हैं। ये हो गए 2, अयोगवाह 2 हो गए, स्पर्श वर्ण हो गए 25, इनकी संख्या हो गई 25। और 4, 4, 8 और 4, 12, ये 4, 4 ये हो गए तीनों। अब देखेंगे हमारे पास कुल 52 वर्ण आएंगे, 2 हैं उत्क्षिप्त वर्ण। इस प्रकार हमारे पास वर्ण हो गए 52। अब इसमें विशेष बात यह है कि ये है जो कै, ख, ग, घ, ng है, ये इसका उच्चारण है वो ड़ नहीं ng है। अक्सर पढ़ाते समय ड़ का उच्चारण कर देते हैं तो बच्चा जीवन भर ड़ ही याद रखता है। आप में से भी कई होंगे जो ng और ड़ में शायद अंतर नहीं कर पा रहे होंगे। समझिए, ये तो है ng, ये नासिक के वर्ण है, नाक से ध्वनि निकलेगी ng, इसके इधर बिंदु लगी हुई है। और ये है ड़, इसके नीचे बिंदु लगी हुई है, ये ड़, ये उत्क्षिप्त वर्णों में आता है, ये आगे की श्रेणी में। इस प्रकार इन दोनों का रूप भी थोड़ा भिन्न है और उच्चारण तो पूरा ही भिन्न है। और अब देखते हैं खास बात, संयुक्ताक्षर है हमारे पास 4। इन 4 संयुक्ताक्षरों का हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं।
कि ये है क्षय, इसमें कौन कौन सी ध्वनियों का मिलन हुआ है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्षय और त्रय और य और साथ में श्रय। क्षय में है आधा कै जोड़ आधा मूर्धन्य शय जोड़ ए। ठीक है, ये विकल्प नहीं हो परीक्षा में, यदि दूसरा विकल्प हो तो हम ये ठीक करेंगे, आधा कै जोड़ पूरा शय। ठीक है, त्रय, त्रय का निर्माण आधा तय जोड़ आधा रे जोड़ ए। दूसरा विकल्प इसके लिए उचित है, आधा तय जोड़ पूरा रे। अब गे, गे है, इसको विद्यार्थी कै वर्ग का मान लेते हैं, कै खे गे, गे की ध्वनि से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, लेकिन ये है जय वर्ग का, जय छह जय, इसमें पहले ध्वनि है जय, आधा जय जोड़, इसमें मिलता भी आधा यह है और साथ में ऐस वर्ग। दूसरा रूप इसका आधा जय जोड़ पूरा यह है ना, इसका उच्चारण होता है जय। पुराने समय से इसका उच्चारण चला आ रहा है जय, लेकिन वर्तमान में संशोधित रूप है इसका ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं इसको, ज्ञानी। पहले बोलते थे ज्ञानी, ज्ञान विज्ञान, लेकिन आज बोलते हैं ज्ञान विज्ञान। श्रय, ये देखिए आधा शय तालव्य और इसमें आधा रे जोड़ ए, या फिर इसका दूसरा विकल्प है आधा शय जोड़ रे। इसमें आधा कै शय पूरा है, इसमें आधा तय और रे पूरा है, इसमें आधा जय और ये, और श्रय में आधा शय और रे। इन दोनों में से कोई सा भी विकल्प हो वो हमें ठीक करना है। तीसरा कोई विकल्प है वो इनके निर्माण के लिए ठीक नहीं होगा। इस तरह से ये हमारी देवनागरी लिपि है और इसमें कुल हमने 52 वर्ण देखे। इसके 52 वर्ण हैं, तो अपने साथियों को बताएं और आप भी इनको ढंग से तैयार करें। आशा है आपके समझ में आए होंगे और वर्णों का और आगे हम विस्तार पूर्वक जो परिचय पढ़ेंगे वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।